क्या आप जानते हैं कि पुनः प्रयोज्य प्रेक्षण यान हथियार की तरह भी हो सकता है उपयोग? जी हाँ, इसरो ने अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन यानी RLV रीयूजेबल रीएंट्री और लॉन्च व्हीकल यू कैन से प्रोटोटाइप की स्वायत्त लैंडिंग सफलतापूर्वक आयोजित की थी और हमें इसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए जो कि आवश्यक है। सबसे पहले इसरो का RLV है क्या? RLV अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंच को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का इसरो का प्रयास है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने खुद को अरबों डॉलर के उपग्रह प्रेक्षण बाजार में लागत प्रभावी पर्यवेक्षण सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित की है। यानी सस्ते में सैटेलाइट को भिजवाना या रॉकेट्स को भेजना, ये सब उसने सेट किया, जिससे अच्छी खासी कमाई भी देश को हो रही है और नई प्रणाली इसकी स्थिति को मजबूत करेगी। इसरो के अनुसार RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का विन्यास एक विमान के समान है और इसमें प्रेक्षण यान और विमान दोनों की जटिलता शामिल है। इसरो ने मिशन पेज पर कहा कि पंख वाले RLV-TD को हाइपरसोनिक उड़ान, स्वायत्त लैंडिंग और संचालित क्रूज उड़ान जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने के लिए उड़ान परीक्षण बिस्तर यानी टेस्ट बेड के रूप में कार्य करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। प्रणाली में एक शरीर है, एक नाक की टोपी है, एक डबल डेल्टा पंख है और जुड़वा ऊर्ध्वाधर पूंछ के साथ साथ सममित रूप में स्थित सक्रिय नियंत्रण सतहें होती हैं जिन्हें एलेवेंस और रूडर कहा जाता है। कम जलने की दर के लिए डिजाइन किया गया पारंपरिक सॉलिड बूस्टर यानी HS9 सिस्टम को मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना की गति तक धकेलता है। RLV-TD विकसित करने और इसके हिस्सों को तैयार करने के लिए विशेष मिश्र धातु, कंपोजिट और इंसुलेशन सामग्री जैसी सामग्रियों का चयन बहुत जटिल है और अत्यधिक कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होती है। इस वाहन के निर्माण के लिए कई उच्च प्रौद्योगिकी मशीनरी और परीक्षण उपकरण का उपयोग किया गया है, ऐसा इसरो ने कहा। अब सवाल उठता है कि इसरो को इस यान को बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पुनः प्रयोजन प्रणाली को विकसित करने के लिए मुख्य उद्देश्य लॉन्च बाजार में मजबूती से खड़ा होना है, यानी अपनी स्पेस मार्केट बनानी आवश्यक है, जिस पर आज अपने पुनः प्रयोज्य फाल्कन 9 रॉकेटों की बदौलत SpaceX का भी वर्चस्व है, ये हम सभी जानते हैं। एलन मस्क की अगुवाई वाली कंपनी ने 2022 में अपनी पुनः प्रयोज्य प्रणाली के दम पर 61 सफल लॉन्च किए और 2023 में उन संख्याओं को 100 तक बढ़ाने की योजना है। इसरो इस बाजार को लक्षित कर रहा है और एक पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन इसे बहुत आगे तक ले जाएगा। प्रणाली के पीछे मुख्य उद्देश्य जो है ना, वो विंग बॉडी का हाइपरसोनिक एरो थर्मोडायनामिक लक्षण वर्णन विकसित करना, स्वायत्त यानी सेल्फ नेविगेशन, मार्गदर्शन गाइडेंस और नियंत्रण योजनाओं यानी कंट्रोल प्लान्स, एकीकृत उड़ान प्रबंधन और थर्मल सुरक्षा प्रणाली मूल्यांकन करना है। इसरो ने 2016 में एक्चुअल में हरिकोटा से RLV-RD का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था, जिसने स्वायत्त नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण, पुनः प्रयोज्य थर्मल सुरक्षा प्रणाली और पुनः प्रवेश मिशन प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को मान्य किया था। इसरो के RLV-LEX मिशन के लिए RLV-TD को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा जो है अंडरस्लंग लोड के रूप में ले जाया गया था। इसरो ने एक मिशन अपडेट में कहा कि RLV-TD ने समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। एक बार जब पूर्व निर्धारित पैरामीटर प्राप्त हो गए तो RLV-TD को मध्य हवा में छोड़ दिया गया। रिहाई की शर्तों में 10 पैरामीटर शामिल थे, जैसे स्थिति, वेग, ऊंचाई और शरीर की दर अन्य।
आरएलवी-टीडी को स्वायत्त रूप में जारी किया गया था। रिहा होने के बाद इसने अपने एकीकृत नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके दृष्टिकोण और लैंडिंग युद्धाभ्यास किया। अब भारतीय समय के हिसाब से अगर देखें तो 7:40 बजे एटीआर हवाई पट्टी पर स्वायत्त लैंडिंग की थी आरएलवी-टीडी ने। इसके साथ ही इसरो ने एक अंतरिक्ष यान की स्वायत्त लैंडिंग को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इसकी स्वायत्त लैंडिंग जो है वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने वाले अंतरिक्ष यान की लैंडिंग के लिए आवश्यक सटीक परिस्थितियों में की गई थी और इसका अनुसरण इस प्रकार किया गया कि यान की गति वैसी ही हो जैसे अंतरिक्ष से आते समय रही होगी। जमीन के सापेक्ष वेग, लैंडिंग गियर की डूबने की दर और सटीक शरीर दर जैसे लैंडिंग मापदंडों को भी ध्यान में रखा गया, जो कि इसके वापसी पथ में एक कक्षीय पुनः प्रवेश अंतरिक्ष यान द्वारा अनुभव किए जाने की संभावना है। वाहन ने 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उच्च वाली गति वाली स्वायत्त लैंडिंग का प्रदर्शन किया था। इसका विन्यास जो है वो एक विमान के समान है और इसमें प्रक्षेपण यान और विमान दोनों की जटिलता का मिश्रण है। जैसा मैंने बताया कि ये आरएलवी-टीडी पंखों वाला है एक कॉन्फ़िगरेशन जिसका उद्देश्य वाहन को हाइपरसोनिक उड़ान, स्वायत्त लैंडिंग और संचालित क्रूज उड़ान जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट बेड के रूप में काम करना है। भविष्य में आरएलवी-टीडी को भारत के पुनः प्रयोज्य 2 चरण कक्षीय प्रक्षेपण यान का पहला चरण बनने के लिए बढ़ाया जाएगा। इसकी लंबाई 6.5 मीटर, चौड़ाई 3.6 मीटर है। इसमें एक धड़ या बॉडी, एक नाक की टोपी, जैसे मैंने बताया पहले, वो सब हैं। इन्हें एलवेंस और रूडर कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि प्रौद्योगिक दर्शकों विशेष जो मिश्र धातुओं, कंपोजिट और इंसुलेशन सामग्री का उपयोग करके विकसित तो किया गया है, आगे क्या होगा? देखो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अनुसार अब RLV-LEX मिशन पूरा हो गया है। इसरो का लक्ष्य RLV ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट मील का पत्थर हासिल करना है। इस मिशन के हिस्से के रूप में मौजूदा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV चरणों से प्राप्त एक एसेंट वाहन ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल नामक एक पंख वाले निकाय को कक्षा में ले जाएगा। कक्षीय पुनः प्रवेश वाहन एक निश्चित समय के लिए कक्षा में रहेगा और फिर पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करेगा। इसके बाद वाहन लैंडिंग गियर के साथ स्वचालित रूप से रनवे पर उतर जाएगा। देखो, एक ही चीज को आप दोबारा जब इस्तेमाल करेंगे तो खर्चा भी कम आएगा और स्पेस मार्केट में आपका नाम स्थापित हो जाता है और इसरो इसी ओर अग्रसर है। हमारे वैज्ञानिक दिन रात इस पर मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए ही एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। कृपया अपनी प्रतिक्रिया भी लिखित रूप में दें। धन्यवाद।